नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो डायबिटिक मेलाइटस। ये हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर का एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों में डायबिटीज़ कौन सी एक मोस्ट कॉमन होती है और उसके टाइप कौन से हैं डायबिटीज़ के। उसके अलावा हम इसके साइन और सिम्टम्स ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशंस सब को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें डायबिटीज़ को देखना होता है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक मीन्स ऐसे के है ना जो हमारे एक होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उनकी मेटाबॉलिज्म सही ना हो। ठीक है, वो मेटाबोलाइज हो पर उनकी अमाउंट स्टोरेज में ना हो, ज़्यादा वो मेटाबोलाइज्ड हो जाए तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, द ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, द डिजीज कैरेक्टराइज क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया रिजल्टिंग डिफेक्ट इन इंसुलिन सीक्रेशन एंड एक्शंस। या तो एक मेटाबॉलिक हम डिसऑर्डर कहते हैं जिसकी वजह से क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया बॉडी में रहता है, या तो क्या होता है कि इंसुलिन डिफेक्टेड हो, इंसुलिन या बने ना या वो अपना काम ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन पेनक्रियाज, ठीक है, बीटा सेल बनाता है। अगर पेनक्रियाज बीटा सेल में कोई डिफेक्ट आ गया है तो इंसुलिन बन नहीं पाएगा। इंसुलिन ना बना तो वो हमारे बॉडी में जो शुगर होती है, ग्लूकोज लेवल होती है हमारे ब्लड में, उसको कन्वर्ट इंसुलिन में नहीं हो पाएगा, बीटा सेल वो कर नहीं पाएगा। तो वो जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज ग्लूकोज लेवल को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज़ कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया क्रोनिक हो गया है, एक एक ईयर से या फिर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक उसको ग्लूकोज उसकी बॉडी में ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन है, तो उसको हम अगर देखते हैं तो या तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही होती है, वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता है, कन्वर्ट ही नहीं कर रहा होता है ग्लूकोज को इंसुलिन में, या तो इंसुलिन है हमारी बॉडी में मौजूद होती है पर वो काम की नहीं होती है। ये 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इंसुलिन बने ही ना हमारी बॉडी में या हो तो काम ना करे। ये 2 चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है ग्लूकोज़ ब्लड में शुगर का लेवल और उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया और उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस। और उसके अलावा इसमें मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी मेटाबॉलिक ऑर्गन्स जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं ये आ जाते हैं। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब इसमें आते हैं, जिसमें फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये अगर सही से मेटाबॉलाइज ना हो, इनमें कोई डिफेक्ट डिसऑर्डर्स आ जाए तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट भी अगर स्टोर्ड ना हो तो वो क्या करवाता है, ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में होता है, अगर वो ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट करवाता तो वो भी इफेक्ट करता है। ये सारी कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज की अमाउंट किसी पेशेंट के बॉडी में बढ़ती है और उसको अगर इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज को मतलब पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होता है उसका काम होता है कि इस जो ग्लूकोज लेवल को वो मेंटेन करे, इंसुलिन में कन्वर्ट करे। अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में रेजिस्ट है या फिर है ही नहीं तो फिर उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके अलावा यहाँ पढ़ लिया कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट और प्रोटीन होते हैं ये मेटाबॉलिक फाउंड इन डायबिटीज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन की डिफिशियंसी होने की वजह से ये सारी चीज़ें क्या होते हैं कि जो मेटाबोलाइज तो हो रही होती है ना, अगर इंसुलिन है नहीं तो इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है हमारे ब्लड में। और उसके अलावा अगर बात करते हैं, दे आर टिश्यू डिस्टर्बेंस अमाउंट ऑफ अराउंड 5% द डायबिटीज़ पॉपुलेशन। जो 5% डायबिटीज़ पॉपुलेशन है यही है कि इंसुलिन बन नहीं रही होती है और मेटाबॉलिक जो कंडीशंस होती है उसकी वजह से जो इंक्रीज हो रहा होता है। और उसके अलावा दे आर इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्रीज एडवांस एज। जो इंक्रीज एडवांस एज हो रही है, जो पीक पे है हमारे इन्वायरमेंट में, जो मोस्ट कॉमन अगर हम बच्चों को कहते हैं तो वो 5 साल से लेके 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें डायबिटीज़ 1 पीक पे होती है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस वो पीक पे होती है। ठीक है, 5 से 12 साल की एज के जो बच्चे होते हैं उनमें। और उसके अलावा इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके जो भी क्लासिफिकेशन है उनको।
और उसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बॉडी ये इंसुलिन जो है, इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें इट इज़ अ बीटा डिस्ट्रैक्शन, जो बीटा सेल्स है उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाती है और वो क्या करता है, दे लीड टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी। उसकी वजह से क्या हो कि बॉडी में इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन बने ही ना, क्योंकि हमारा बीटा सेल्स जो पेनक्रियास में होता है वो बनाता है इंसुलिन को। अगर बीटा सेल में खुद में कोई इफेक्ट है तो वो इंसुलिन नहीं बना पाएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, और उसकी वजह से जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में। और उसके अलावा इट कैन बी इम्यून मीडिएटर एंड इडियोपैथिक है वो, अगर बीटा सेल हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस, वो एक हम इम्यून मीडिएटर भी कह सकते हैं या फिर इटियोलॉजिकल इसका काज है। और अगर डायबिटीज़ 2 की बात करें, डायबिटीज़ मेलिटस, उसमें क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग, उसमें इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इंसुलिन तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है पर वो काम नहीं करता, वो रेजिस्ट होता है, ठीक है। अगर जो भी अगर हम बात करते हैं, इट इज़ मे रेंज फॉर द प्रीडोमिनेंटली इंसुलिन रेजिस्ट विथ द रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी, और क्या हो, रेजिस्ट हो, उसकी वजह से क्या हो, बॉडी में इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से जो भी डिफेक्ट, जो सिक्रेशंस सही से है वो नहीं होती है। विदाउट इंसुलिन जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं होता है, तो फिर उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। और उसके अलावा अदर स्पेसिफिक डायबिटीज़, और कुछ ऐसे डायबिटीज़ के और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम अगर जेनेटिकल डिफेक्ट कह सकते हैं, बीटा सेल के फंक्शन में कोई डिफेक्ट हो जाए या तो इंसुलिन अपना काम ना करे। उसके अलावा जो डिजीज़ ऑफ एक्सोक्राइन, जो पेनक्रियाज की कोई डिजीज़ ऐसी हो जाए जिसकी वजह से पेनक्रियाज इफेक्टेड हो और बीटा सेल भी इफेक्टेड हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा अगर बीटा सेल और कुछ केमिकल इंड्यूस होते हैं या फिर एंडोक्राइन पैथीज होती है, उनकी वजह से ये सारी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि हमें पता है कि अगर इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। पेनक्रियास की बात करते हैं तो पेनक्रियास तो कुछ एक्सोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ एंडोक्राइन, ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इसलिए ताकि इसमें क्या होता है कि जो ग्लैंड होता है पेनक्रियास वो इफेक्टेड होता है, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता या फिर वो काम नहीं करता है। ये कुछ जेनेटिकल अगर डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल्स, ये सारे अदर में आ जाते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। और उसके अलावा जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ 1 टाइप 1 जो मोस्ट कॉमन होता है, और विदाउट टाइप 2 भी होता है। ये दोनों क्या है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उनमें मोस्ट कॉमन होता है डायबिटीज़ 1 एंड 2। ये क्या है कि ये इसमें जो अमाउंट है शुगर की वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये रेगुलर बेस पे होती है, और उसके लिए फास्टिंग शुगर इनकी टेस्ट करवाई जाती है। अब पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ जो मेलिटस है उसको। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस अगर बात करें तो हम चिल्ड्रन पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर है वो पीड्स में कौन कौन से वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट डायबिटीज़ मेलिटस और इंसिपिडस जो डायबिटीज़ है उनका ही रखा है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन इसके टॉपिक्स है। और डायबिटीज़ 1 इज़ आल्सो नोन एज जनरल diabetes. This result for pancreas unable to produce and secrete insulin, and insulin depends on the exogenic insulins to prevent ketoacidosis and pressure life genetical। जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन क्या है कि पेनक्रियास डिस्ट्रॉय हो जाए, उसमें पेनक्रियास में जो बीटा सेल है वो वर्क ना करे, उसकी वजह से जो इंसुलिन है वो बन ना पाए, और इंसुलिन सीक्रेट ना हो तो उसकी वजह से इंसुलिन बॉडी में कम हो जाती है। तो वो जो अगर बॉडी में कम हो जाए, क्योंकि वो पेनक्रियास
पे ही इफेक्ट है कि पेनक्रियाज खुद काम नहीं कर रहा है, बीटा सेल उसका काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं, कब लाइफ लॉन्ग वो उसमें वो बीटा सेल काम नहीं करेगा। तो उसको लाइफ लॉन्ग एक्सोजेनिक बाहर से क्या कहते हैं कि इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन देते हैं टाइप 1 में जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इंसुलिन होती नहीं है बॉडी में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सोजेनिक उनको देनी पड़ती है इंसुलिन, और इंसुलिन की जो भी इंजेक्शन है उन्हें डेली बेस पे देने होते हैं। और इसलिए देते हैं ताकि जो कीटो एसिडोसिस है उससे प्रिवेंट होना, कीटोसिस एंड प्रिवेंट फॉर लाइफ एंड जेनेटिकल्स, ताकि वो है ना अपनी लाइफ को भी प्रिवेंट कर सके, और जो सीवियर कंडीशन होती है डायबिटीज़ 1 की, तो उससे कीटोएसिडोसिस से भी प्रिवेंट हो सके। और उसके अलावा इन्वायरमेंट एंड इम्यूनो फैक्टर्स, और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक तो ये हो गया कि है ना हमें पता है कि इंसुलिन बॉडी में है ही नहीं, पेनक्रियाज की डिस्ट्रॉय हो गया है बीटा सेल उसकी वजह से। और दूसरा है कि इन्वायरमेंट एंड ऑटो इम्यून फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। इन्वायरमेंट और ऑटो इम्यून ऐसे कि अगर जब बेबी बॉर्न हो रहा होता है तब इन्वायरमेंटल जो होते हैं फैक्टर्स वो भी इफेक्ट करते हैं। ग्लूकोज अगर पेनक्रियाज में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर अगर इन ऑटो इम्यून डिजीज़ है कोई भी, अगर पेनक्रियाज के सेल्स या फिर बीटा सेल्स पे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, वहाँ की सेल्स खुद को ही डाई कर रहे हैं एज अ फॉरेन समझ के, तो फिर क्या होता है कि उन फैक्टर की वजह से भी हमारी जो इम्यून सिस्टम है उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि काज हो सकती है डायबिटीज़ 1। और उसके अलावा जैसे हम पॉलीमार्फोसिस, जिसमें अगर हम HLA कहते हैं कॉम्प्लेक्स, वो देखते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और मोस्ट कॉमन, क्योंकि ये एक रिस्क है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, तो उसमें उसको भी देखा जाता है कि हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मोस्ट कॉमन, कोई भी वायरल, ये सारे क्या है कि इफेक्ट करते हैं पेनक्रियाज बीटा सेल पे, और उसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल इंसुलिन बन नहीं पाती है। इन सब चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 हो सके बच्चे में। उसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियो की। पैथोफिजियो में अगर हम बात करते हैं, इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक, यूज एंड स्टोरेज एंड ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंड फैट। जो हमें पता है कि हम क्या अपटेक कर रहे हैं, ठीक है, इनटेक, और उसका अपटेक क्या हो रहा है, ग्लूकोज से स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इंसुलिन क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी हमारे बॉडी में फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट जो भी है, उनको अगर इंक्रीज है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसको स्टोर करके रखती है, जिसमें टिश्यूज़ में या फिर मसल्स में हम कहते हैं कि वो स्टोर करके रखती है। अगर वो इंसुलिन है ही नहीं, तो वो उन चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, इनको स्टोर नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से भी क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा कैटाबोलाइज़ होने की वजह से वो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में। और उसके अलावा इन द केस ऑफ डिफिशियंसी इंसुलिन प्रोड्यूस दे डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, और वो अपटेक नहीं होता, स्टोर्ड नहीं होता ग्लाइकोजन में, एक्सेसिव ब्रेकडाउन फैट और ग्लूकोज दे ग्लाइकोजन। और उसके अलावा जो ग्लाइकोजन है वो भी क्या है कि वो अगर बॉडी में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से जो ग्लाइकोजन है वो भी क्या हो रहा है कि कन्वर्ट हो जाता है फैट में, और स्टोर ग्लाइकोजन वो भी फैट और कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हम ले रहे होते हैं, टेक कर रहे होते हैं, वो भी क्या है कि वो भी उसकी वजह से क्या होता है कि वो इंक्रीज़ होते हैं। हम जो खा रहे होते हैं उनमें भी शुगर होती है, तो अगर शुगर पहले से भी हमारी बॉडी में पड़ी है, और वो भी क्या है कि वो इंसुलिन है नहीं, तो उसकी वजह से वो स्टोर नहीं हो रही है, और ऊपर से हम और ले रहे हैं, तो उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है अमाउंट। ये एक हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज फॉर द ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट नहीं हो रही होती है, एंड दे लीव टू जो ये क्या करवाता है, सेरिवेशंस ऑफ द सेल्स एंड, और उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैटाबोलाइज होने की वजह से सेरिवेशन ऑफ द सेल्स होती है, अस्कल्टेशंस ऑफ द ग्लूकोज एंड फैट
ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड और फ्री फैटी एसिड्स एंड कीटो बॉडीज क्या होती है, ये फ्री हो जाती है हमारे ब्लड में और ज़्यादा अमाउंट होती है फैट की और ग्लूकोज की, दोनों की अमाउंट ज़्यादा होती है। मैंने बताया कि इंसुलिन है नहीं, इंसुलिन का ही तो काम होता है कि इन सबको स्टोर करके रखे। स्टोर करने का काम इंसुलिन का होता है। अगर इंसुलिन खुद ही नहीं है तो फिर इनको स्टोर नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं जो हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स एंड कीटो बॉडीज। उसके अलावा ग्लूकोज भी ज़्यादा होता है और उसके अलावा अगर बात करते हैं द रिजल्ट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, और उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होती है। टर्न द कास्ट द जो कास्ट क्या होता है, इसकी वजह से फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है। जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो कहाँ शिफ्ट होता है, ये सारे जो प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से क्या, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ आ जाता है। और उसके अलावा ज़्यादा यूरिनेशन होना और उसके अलावा थ्रस्ट ज़्यादा लगना, ये सारे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि किडनी के स्पेस में भी फ्लूइड फिल हो जाता है। और उसके अलावा ब्लड में जो अप्रोप्रिएट जो हम कहते हैं किडनी फेलियर रीअब्सॉर्प्शन ऑल ग्लूकोज, बार बार उसको अगर ग्लूकोज कर रही है तो फिर वो एक हम कह सकते हैं ना, वो जितना यूटिलाइज होगा बॉडी अपने अंदर उतना ही रखती है, बाकी वो यूरिन के थ्रू पास आउट करवा देती है। तो बार बार किडनी अगर ज़्यादा वर्क कर रही है क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज है उसकी वजह से ज़्यादा वर्क कर रही है तो किडनी भी फेल हो सकती है। ये सारी चीज़ें एक हम पैथोफिजियो की तरह के हमने पढ़ा है कि किन चीज़ों की वजह से रूट क्या है और वो आगे जाके क्या क्या करवाती है, डिटेल हमने यहाँ पे पैथोफिजियो में पढ़ी है। और उसके अलावा अगर ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू यूरिन में अगर ग्लूकोज चला जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो वो आइसोटोनिक डायूरिसिस लॉन्ग विद एक्सेसिव यूरिनेशन वो क्या करवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन करवाता है। और यूरिन में जो ग्लूकोज होती है कंसंट्रेशन को भी एक यूरिनेशन में जो ग्लूकोज चला जाता है। और उसके अलावा पॉलीयूरिया लीड टू हाई डिहाइड्रेशन, अगर ज़्यादा यूरिन है तो उसको थ्रस्ट भी ज़्यादा लगेगी और उस पेशेंट में रिस्क होता है कि उसको डिहाइड्रेशन हो, इंक्रीज थ्रस्ट सेल्यूलर सेविटेशंस एंड लीड टू हंगर एंड एक्सेसिव स्वीटिंग, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी कि जो भी इंसुलिन है नहीं, ठीक है, बॉडी में जो भी अमाउंट वो खा रहे होते हैं ग्लूकोज का, वो क्या होता है कि वो ब्लड में आके उस यूरिन के थ्रू वो पास हो रहा होता है। अगर बॉडी में नहीं रहता है फिर यूरिन के थ्रू सारा अगर ग्लूकोज बाहर आ रहा होता है, इंसुलिन होती नहीं जो स्टोर करके रखे उन चीज़ों को, ताकि वो अगर जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो तब ग्लूकोज दे, तो ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट नहीं करती क्योंकि इंसुलिन कम है, कन्वर्ट ही नहीं होती है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि एक हिसाब से एक तरह से कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ का खाना खा रहा होता है, उसी टाइम पे उसका जो मेटाबॉलिक वर्क हो के उसका अमाउंट ग्लूकोज का ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है उसको यूरिनेशन के थ्रू वही ग्लूकोज बाहर एक्सक्रिएट भी हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो एक ये साइकिल इसकी चलती रहती है, उसकी वजह से ना वो जो भी फैट वगैरह है वो स्टोर होते हैं ना ही। इसलिए तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनको पहले डायबिटीज़ नहीं थी, अगर अब डायबिटीज़ है उनका वेट लॉस हो रहा होता है क्योंकि वो स्टोर ही नहीं कर पाती है ग्लूकोज उनको, और उसको बार बार उसको ज़्यादा थ्रस्ट लगना, यूरिनेशन ज़्यादा होना और उसके अलावा उसको हंगर महसूस होना, क्योंकि उसको एनर्जी की सबको नीड होती है, ठीक है। अगर ग्लूकोज ब्लड में है ही नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी मिलती नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी को बार बार हंगर महसूस होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि फ्री फैटी एसिड्स, हमें पता है कि वो भी कन्वर्ट बाय द लीवर एंड वो कीटो बॉडीज़ में बन जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली दे रिजल्ट फॉर द डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। फ्री रेडिकल होते हैं जो भी ब्लड में, वो क्या करे, जो लीवर है वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाता है और उसकी वजह से वो बॉडी में इवेंचुअली ज़्यादा होने की वजह से रिजल्ट क्या करवाते हैं, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस का करवाते हैं। और ये एक हम कहते हैं जो भी फैट है, प्रोटीन है, उनकी वजह से क्या होता है कीटोन बॉडीज़ और एसिड्स
ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में। ऑलमोस्ट ये सारी कंडीशंस होती है। एक मेटाबॉलिक जो लीवर से कनेक्टेड है, ठीक है। एक पेनक्रियास सेल्स जो बीटा सेल्स है, पेनक्रियास ग्लैंड से बीटा सेल कनेक्टेड है, उन दोनों में कोई एबनॉर्मलिटी है तो ऑलमोस्ट उसका इंसुलिन कम होगा और उसकी वजह से ये सारी कंडीशंस और पैथोफिजियो इसमें ये सब होता है कि उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में अगर बात करते हैं साइन सिम्टम्स की तो 3PS होते हैं। 3PS में हम बात करते हैं पॉलीयूरिया, डिस्फेजिया और पॉलीफेजिया। ये तीनों मोस्ट कॉमन मीन्स के भूख ज़्यादा लगना, यूरिनेशन ज़्यादा होना, थ्रस्ट ज़्यादा लगना, ये 3 सिम्टम मोस्ट कॉमन होते हैं जो भी डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं उनमें। और उसके अलावा वेट लॉस, फटीग एंड ब्रूजिंग विजन्स और वेट लॉस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेट क्यों लॉस होता है, तो ये सब हमने पैथोफिजियो से पढ़ा है कि वेट क्यों लॉस होता है, क्योंकि जो भी वो इनटेक करा है वो आउटपुट निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको वेट लॉस और फटीग होना और वीक लेथार्जिक कंडीशन और उसके अलावा ब्रूजिंग विजन पे भी इफ़ेक्ट करती है। और अगर बात करते हैं साइन ऑफ डायबिटीज़ अगर कीटो एसिडोसिस, अगर सीवियर कंडीशन, अगर डायबिटीज़ 1 की सीवियर कंडीशन हो गई है तो कीटो एसिडोसिस में पेशेंट चला जाता है। उसमें नोज़िया होती है, वोमिटिंग होती है, एब्डोमेन पेन होता है और जो एसिटाइल ऑर्डर्स एंड ब्रीथिंग एंड उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन, लेथार्जिक, ये सारी उसमें रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट और कोमा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब कोई पेशेंट्स सीवियर, अगर डायबिटीज़ 1 में है, सीवियर कंडीशन हो गई है, क्रोनिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें ये सारे सिम्टम्स आते हैं। जब डायबिटीज़ कन्वर्ट होती है कीटो एसिडोसिस में, तब ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट में। और उसके अलावा डायग्नोज की बात करते हैं। डायग्नोज में मोस्ट कॉमन जो 3 टेस्ट हम करवाते हैं। फर्स्ट में रैंडम प्लाज्मा शुगर चेक करते हैं, जिसमें 11.1 मोल जो मीटर मोल आ जाए और उसके अलावा पर लीटर और 200 mg पर डेसीलीटर उसकी अमाउंट होती है। उस हिसाब से हम उसमें ग्लूकोज की अमाउंट देखते हैं रैंडमली। और उसके अलावा फास्टिंग प्लाज्मा मीन्स मॉर्निंग के टाइम अगर हम चेक कर रहे हैं तो फिर उसमें जो ग्लूकोज शुगर की लेवल है वो कितनी होनी चाहिए, 7.0 मोल्स एंड पर लीटर टू 126 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डायग्नोज करने के लिए एक और जो 2 आवर्स पास्ट लोड शुगर्स उसमें हम चेक करते हैं, रैंडमली करते हैं बार-बार। और उसके अलावा एक हम करते हैं फास्टिंग। ये 3 टेस्ट मोस्ट कॉमन हम करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में, ताकि हमें एक उसकी जो भी कंडीशन है उसका पता चल सके, तो उसके लिए हम ये तीनों डायग्नोज के लिए टेस्ट करवाते हैं। उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोज की बात करते हैं तो नर्सिंग क्या डायग्नोज करती है पेशेंट में जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में है, तो इनबैलेंस जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटेड टू लैक ऑफ इंसुलिन वो देखती है। प्रोडक्शंस विथ एसोसिएटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एडवांस्ड बाय द रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो क्या करती है कि ना बार बार उसके जो इम्बैलेंस होती है ग्लूकोज ब्लड में उसको चेक करती है, ताकि बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए पेशेंट, या फिर वो हाइपरग्लाइसीमिया में ना चला जाए। उसके लिए क्या करती है, वो रैंडमली क्या ग्लूकोज लेवल चेक करती है ब्लड में। और उसको जो भी इनबैलेंस चीज़ें होती है, क्योंकि इंसुलिन या तो बन रही नहीं रहा होता है या तो वो रेजिस्ट होता है, तो उसकी वजह से नर्सिस को ध्यान रखना होता है कि उसकी जो शुगर लेवल है वो ग्रेटर देन 200 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ये रैंडमली वो चेक करती है। उसके अलावा इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द इंसुलिन डिफिशियंसी, और जो भी नर्सिंग जो डायग्नोज होता है उसमें नर्सिस डायग्नोज करती है कि पेशेंट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो उतने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है नहीं ले रहा है, क्योंकि इंसुलिन की पहले से डिफिशियंसी होती है, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है फूड की तो फिर उसको ज़्यादा और सीवियर कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इंजरी, जो भी रिस्क होते हैं
उनको देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंजरी हो गई उस पेशेंट को तो वो जल्दी से हील नहीं होगी हाइपो और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में। और उसके अलावा डिफिशिएंसी नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है किसी पेशेंट को और अनफैमिलियरिटीज़ ट्रीटमेंट प्लान वो नहीं कर रही है फैमिलीज़, और फैमिली को बता नहीं रहा है, वो कोपिंग नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, क्रोनिक इलनेस में चला जाता है पेशेंट। तो नर्सिस को ये सारी चीज़ें डायग्नोस करके उसकी फैमिली को बताना चाहिए, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को भी डायग्नोस करके बताना चाहिए, और उसके अलावा उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी डायग्नोस करना है कि उस हिसाब से वो फूड खा रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है या नहीं ले रहा है। और उसके अलावा जो भी इंजरी है रिलेटेड हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक रिलेटेड जो भी इंजरी होती है पेशेंट को, उसको भी उसको देखना होता है और ट्रीट करना होता है, ताकि वो पेशेंट्स कोमा में ना चला जाए। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो भी डिफिशिएंसी नॉलेज होती है, फैमिली अनफैमिलियर होती है इन सारी चीज़ों से, और वो कोप नहीं कर पाती, तो फिर उसको हमें एजुकेशन देनी है। ये सारी कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें नर्स डायग्नोस करती है कि अगर फैमिली को पता ही नहीं है कि ये डिज़ीज़ क्या है और पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो पेशेंट से कोप नहीं कर पाएगी फैमिली। उसकी वजह से मोर क्रोनिक इलनेस में पेशेंट चला जाता है। इसलिए ये भी डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी होता है नर्सिस के लिए। और उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन के लिए हम क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं, ताकि वो कंट्रोल में आ सके। और उसके अलावा टू फैसिलिटेट एडोकेट ग्रोथ, और कुछ ऐसी चीज़ें फैसिलिटेट करते हैं जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। और उसके अलावा टू मेंटेन एज अप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल, और अगर वो बच्चा है, ठीक है, उसके एज के हिसाब से ही उसका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, जिसमें अगर 12 साल का है, उसका अगर वेट ज़्यादा है, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो हम उसके हिसाब से उसको अप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल देंगे, ताकि वो जितना अवॉइड कर सके। और उसके अलावा प्रिवेंट एक्यूट इलनेस, जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है उनको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि द मेन साइड्स ऑफ द ट्रीटमेंट इंसुलिन थेरापी, जितनी भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अगर वो सीवियर कंडीशन में चला गया तो नेफ्रोपैथी, जो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कंडीशंस हो सकती है बच्चे में। और उसके अलावा उसमें नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी, ये सारी कंडीशन हो सकती है सीवियर कंडीशन में। तो उन सब कॉम्प्लिकेशन से और एक्यूट जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है उनसे प्रिवेंट करना होता है, उनसे बचाना होता है बच्चे को। और उसके अलावा जो मेन स्टेज फॉर ट्रीटमेंट जो है वो है इंसुलिन थेरापी, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। ये जो 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है जो ट्रीटमेंट के लिए। ये हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट को देते हैं कि इंसुलिन थेरापी डेली बेस पे वो ले, और उसका न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन अच्छा हो, जिसमें ठीक है शुगर ना हो, कम से कम हो। और उसके अलावा फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा करे, एक्सरसाइज, ताकि वो हाइड्रेट भी रहे। और उसके अलावा उसको ग्लूकोज जो मॉनिटर हम करते हैं, ताकि उसकी इनबैलेंस ना हो, हाइपो या हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन ना आए। ट्रीटमेंट हम सब ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और इसमें मेन चीज़ होती है इंसुलिन, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इंसुलिन थेरापी की बात करते हैं। इंसुलिन थेरापी क्या करती है कि वो ऑप्टिमाइज़ करती है ग्लाइसेमिक जो कंट्रोल होता है डायबिटीज़ 1 में उसको। और उसके अलावा रिक्वायर एक्सटेंटिव जो इंसुलिन थेरापी हम देते हैं, जिसमें हमारा गोल क्या होता है, द गोल ऑफ इंसुलिन थेरापी इज़ रिप्लेस द इंसुलिन फॉर नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी। अगर बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, उसको इंसुलिन थेरापी देंगे, ताकि जो भी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है उसमें क्या हो कि जो इंसुलिन हम थेरापी में दे रहे हैं वो कन्वर्ट करे, ग्लूकोज की जितनी अमाउंट ज़्यादा है उसको कन्वर्ट करे, ठीक है। और उसके अलावा जो चूज़ फॉर द इंसुलिन टाइप्स शेड्यूल, जो भी उसको टाइप शेड्यूल चूज़ करना हो, इंजेक्शन डिटरमाइंड बाय द चाइल्ड एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से, और या फिर पुर्बरल स्टेटस कितना है उस हिसाब से हम उस चाइल्ड को, बच्चे को इंसुलिन देते हैं, ताकि हमें पता हो कि इस बच्चे की एज कितनी है, बॉडी वेट कितना है, उसको रिक्वायरमेंट कितनी है और पुर्बरल स्टेटस क्या है, ताकि उसको ज़्यादा या फिर कम ना हो। क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा दे दी तो वो हाइपो में चला जाता है पेशेंट, अगर कम दे दी तो वो हाइपर कंडीशन में और ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो उसकी वजह से इंसुलिन देना भी एक किसी चीज़ से कम नहीं है, क्योंकि ये भी एक पूरी एक टेक्निक के हिसाब से इंसुलिन देनी पड़ती है। और
उसके अलावा कन्वेलेंस थेरापी द मोस्ट कॉमन यूज रिफर्स टू 1 to 2 डेली इंसुलिन इंजेक्शन। और ये कन्वेलेंस थेरापी है जिसमें 1 या फिर 2 डेली इंजेक्शन लगते हैं। ये कब लगते हैं? फूड के टाइम पे लगते हैं। और टोटल डेली डोज इस 2/3 पर ब्रेकफास्ट एंड पर डिनर। ये सारे जो पर डिनर और पर ब्रेकफास्ट लगते हैं। ये सारी होती है कि इंसुलिन थेरापी हम किस तरह से देनी होती है, उसके लिए भी टेक्निक होती है। अगर बच्चों में दे रहे हैं तो उनमें क्या चीज़ें हम देखते हैं कि उसका वेट कितना है, अमाउंट जो वेट, और उसके अलावा उसकी एज कितनी है या फिर विब्रल स्टेटस कितना है, उसके हिसाब से उसको इंसुलिन देते हैं। और इंसुलिन का भी शेड्यूल होता है कि डिनर के टाइम कितनी देनी है और ब्रेकफास्ट के टाइम कितनी देनी है। तो ये सारी चीज़ें मेजर करना बहुत ज़रूरी होती है। और इंसुलिन के साथ साथ हमें क्या होता है कि पेशेंट को फूड देना ज़रूरी होता है। अगर नहीं देते हैं तो वो क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि अगर एकदम से अगर इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है। पेशेंट कोमा में भी चला जा सकता है अगर उसको हम इंसुलिन के दौरान हम उसको फूड नहीं खिला रहे हैं। तो इंसुलिन भी देंगे, उसके साथ उसको खाना भी खिलाएंगे ताकि उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन होके रहे। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।